के अंदर हमने डिस्कस किया था डाइपोल डाइपोल फोर्स को और साथ में डिबाय फोर्सेस को। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है आज का, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में अगर हम देखें तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इनको हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का। सबसे पहले इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज दीज फोर्सेस वर एक्सप्लेन्ड बाय फ्रिट्ज लंडन इन 1930। तो साइंटिस्ट का नाम है फ्रिट्ज लंडन, जिसने 1930 के अंदर जो है इन फोर्सेस को एक्सप्लेन किया था। इस वजह से इन फोर्सेस का नाम जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस रखा गया था। अब सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम जरा एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। द मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो जस्ट फॉर अ मोमेंट जो है वो पैदा होती है प्रेजेंट बिटवीन एन इंस्टेंटेनियस डाइपोल ऑफ वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि यहाँ पर पहली कंडीशन ये आई कि आपके पास जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनेगा वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का होगा, एंड देन this instantaneous dipole induced its polarity to an other non-polar molecule। ये जो एक instantaneous dipole बनेगा ये अपनी polarity किसी दूसरे ऐसे non-polar molecule के अंदर induce करेगा जो कि एक और non-polar molecule है। अब जैसे ही अपनी polarity उसमें induce करेगा तो इन दोनों के दरमियान जो force of attraction develop हो जाएगी, this force of attraction is known as London dispersion force। इस force को हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स, या फिर सिंपली आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज द इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो ये एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल में और एक इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान जो है वो फोर्स पाई जाती है। सेकंड डेफिनेशन देखें वो क्या है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टेम्परेरी डाइपोल ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का टेम्परेरी डाइपोल यानी कि एक थोड़ी देर के लिए उसका डाइपोल बनेगा जिसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल कह रहे हैं, एंड टेम्परेरी इंड्यूस्ड डाइपोल, और जो दूसरा डाइपोल बनेगा वो भी टेम्परेरी होगा लेकिन वो इंड्यूस्ड होगा, तो इंड्यूस्ड डाइपोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो इसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्स या फिर LDF का जो है वो नाम देते हैं। अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कि ये फोर्स जो है वो कैसे क्रिएट होती है। मैंने आपके सामने ना एक एग्जांपल रखी है, दैट इज द हीलियम। हीलियम आप जानते हैं, हीलियम इज अ मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल। हीलियम जो है एक मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाली गैस है। ज़रा इसकी सिचुएशन देखते हैं। देखें जो एक हीलियम का नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है तो वो एक सिंगल एटम भी है, तो हम उसको नॉन पोलर हीलियम एटम लिख लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक नॉन पोलर हीलियम एटम है, इसके अंदर ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल कैसे जनरेट होता है? असल में जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। उस रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, उसमें डिस्पर्शन होगी, तो वो थोड़ा सा बिखर जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। जैसे ही वो बिखरेगा तो आपको याद होगा मैंने क्लास के अंदर बताया था कि जब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिखरता है तो उतनी देर के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो अपनी उस इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा आगे मूव कर चुका होता है। जब वो थोड़ा सा आगे मूव कर चुका होगा ना तो एक लम्हे के लिए अगर आप देखें तो उसका न्यूक्लियस एक साइड पर होगा और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्पर्स होकर थोड़ा सा दूसरी साइड पर चला जाएगा। अब जिस साइड पर उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड चला गया उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिस हिस्से में उसका जो है वो न्यूक्लियस चला गया तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल चार्ज। अब जरा गौर करें तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल में ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ये अगर मॉलिक्यूल इधर आ रहा था ना, जब फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल इधर मूव करके आ रहा था, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल ने इसको थोड़ा सा जो है वो रिपेल किया इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, तो ये देखिए उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिखर के थोड़ी सी साइड पर होगी, जबकि उसका पॉजिटिव न्यूक्लियस थोड़ा सा आगे चला गया। तो ये यहाँ पर कलर की चेंज भी नजर आ रही है कि जहाँ पर ज्यादा डार्क कलर है वहां पर जो है वो न्यूक्लियर चार्ज कम है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का चार्ज ज्यादा है, तो इस हिस्से पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस हिस्से पर क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारे पास जो बना है ना, तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन चुका है जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनइवन से मुराद क्या है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल ना हो बल्कि अनसिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल से मुराद सारी साइडों पर एक जैसी,
और अनसिमेट्रिकल से मुराद जिसमें एक साइड पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा और एक साइड पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है, कम है, तो अनइवन इसको बोलते हैं। और इवन उसको बोलते हैं जहां पर सारी साइडों पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी हो। तो ये एक लम्हे के लिए ना ये एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन चुका है। अब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल जब किसी दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरफ जाएगा, यानी कि ये वो वाला मॉलिक्यूल नहीं है जिसकी वजह से ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना है, ये अनदर मॉलिक्यूल है। ये जब दूसरा मॉलिक्यूल इसके करीब आएगा ना, तो अब ये ऑलरेडी आप समझें कि एक डाइपोल है। अब जैसे ये डाइपोल है तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और न्यूक्लियस को थोड़ा सा क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस वजह से इसका न्यूक्लियस भी थोड़ा सा एक साइड पर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एक साइड पर आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हुआ। तो अब देखें ये एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल था और इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके अंदर इसने अपनी पोलैरिटी क्या करवा दी, इंड्यूस करवा दी। तो दिस बिकम्स एन इंड्यूस्ड डाइपोल ऑन नेबरिंग हीलियम एटम रिजल्टेंट अट्रैक्टिव फोर्स। तो अब यहाँ पर दोनों के दरमियान जो फोर्स डेवलप होगी, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स आर कॉल्ड एज लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो इसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्स का जो है वो नाम देते हैं। अगर देखिए इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट है दीज आर द शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस। ये शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस हैं, बड़ी थोड़ी देर के लिए जो है ये एग्जिस्ट करती हैं। दीज आर द वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर आप इन सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ का आइडिया लगाएं तो ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है दैट इज द मच वीकर फोर्स देन ऑल अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बाकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये तकरीबन सबसे वीक फोर्सेस है, तो इसलिए इसको वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस का नाम हम देते हैं। थर्ड पॉइंट है आफ्टर शॉर्ट टाइम दे डेवलप इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। इससे क्या मुराद है, देखिए एक लम्हे के लिए जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के सामने आया तो उस मूवमेंट के लिए उन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो मॉलिक्यूल मूव करके कहीं आगे चला जाएगा और अगले किसी मॉलिक्यूल के साथ भी उसकी जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन पहले से डिफरेंट हो चुकी होगी, क्योंकि पहले जो दो मॉलिक्यूल थे वो हो सकता है किसी और डायरेक्शन में आपस में अट्रैक्ट कर रहे हों, जबकि दूसरे लम्हे जब वो मॉलिक्यूल नेक्स्ट गया तो ये अट्रैक्टिव फोर्स किसी दूसरी ओरिएंटेशन के अंदर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है वो डेवलप हो चुकी होती है। तो इसे हम कहते हैं कि आफ्टर शॉर्ट टाइम दे डेवलप इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। तो ये इस तरह से बनती रहती हैं और टूटती रहती हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती, बहुत वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और वो यही लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो उसमें ज़्यादातर प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर दिस फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें ज़रा गौर कीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि द प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है ये हर तरह के मॉलिक्यूल में होती है, आइदर पोलर और नॉन पोलर। चाहे कोई मॉलिक्यूल पोलर है चाहे कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ये दोनों तरह के मॉलिक्यूल में इक्वली प्रेजेंट होती है, बट इज मोर सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन इसकी अहमियत किन मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा है, नॉन पोलर में। क्या रीज़न हो सकती है इसकी, क्या लॉजिक हो सकती है इसकी, तो लॉजिक इसकी ये है कि देखिए जो पोलर मॉलिक्यूल हैं उनमें तो डाइपोल डाइपोल फोर्स भी होती है और साथ में लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी होती है, यानी कि उसमें दोनों तरह की फोर्सेस हैं। लेकिन वहां पर डाइपोल डाइपोल फोर्स की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि हम लंदन डिस्पर्शन फोर्स को एज सच इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो उसके साथ लंदन डिस्पर्शन फोर्स का जिक्र करना हम ज्यादा मुनासिब नहीं समझते। लेकिन जब बात आती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तो वहां पर तो कोई और फोर्स है ही नहीं, तो इस वजह से वहां पर ज्यादा अहमियत की हामिल जो फोर्स है दैट इज द लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो इस वजह से ये बात लिखी जाती है कि हर तरह के मॉलिक्यूल में चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, ये फोर्स हर तरह के मॉलिक्यूल में है, लेकिन ज्यादा अहमियत इसको दी जाए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे चल के मैं इस पॉइंट के ऊपर कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर आएंगी, तो वहां पर मैं इंशाल्लाह जो है इसको एक्सप्लेन। देन इसके बाद एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए कौन से ऐसे हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसमें सबसे बेस्ट और सबसे सूटेबल एग्जांपल है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन वगैरह हैं। अगर आप इन सब की बात करें तो इन सब के केस में आपको पता है कि नोबल गैसेस जो है वो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, इनके जो है वो सिंगली एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स उनको कहा जाता है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो 100% नॉन पोलर हैं।
तो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स है दैट इज द लंडन डिस्पर्शन फोर्स। सिमिलरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल एज हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, तो इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी यही अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो मौजूद होती है। तो दैट्स व्हाई मोस्टली मैंने कहा था कि सिग्निफिकेंट किस में है, नॉन पोलर में। तो नॉन पोलर की ही हमने एग्जांपल लिखी है कि वहां पर ये ज्यादा सिग्निफिकेंट फोर्स जो है वो होती है। अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को अफेक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज नोन एज पोलराइज एबिलिटी। व्हाट इज पोलराइज एबिलिटी, ये आपके लिए एक नया वर्ड है, जरा वर्ड को समझते हैं। देखिए पोलराइज और आगे है एबिलिटी। एबिलिटी आप जानते हैं काबिलियत, किसी के अंदर किसी चीज का एबल होना, काबिल होना कि क्या उसके अंदर ये चीज हो सकती है। तो हम कहते हैं पोलराइज, पोलराइज होने की जो एबिलिटी है दिस इज नोन एज पोलराइज एबिलिटी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द एबिलिटी ऑफ एन एटम और अ मॉलिक्यूल, किसी भी एटम की या किसी मॉलिक्यूल की ये एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड इटसेल्फ, कि वो अपने आप को क्या कर सकता है, पोलराइज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइज एबिलिटी। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं पोलराइज एबिलिटी का। अच्छा यहां पर एक मैं बात वाजे करता चलूं कि एक वर्ड आएगा पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, और एक वर्ड है पोलराइज एबिलिटी। इन दोनों में फर्क है। पोलराइजिंग पावर मैं अभी डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो हम जब इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस का जिक्र करेंगे चैप्टर नंबर 6 में, तो वहां पर चल के हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इन दोनों में वर्ड्स के अंदर फर्क है। पोलराइज एबिलिटी है अपने आप को पोलराइज करने की जो एबिलिटी है, यानी कि खुद को जो पोलराइज करने की एबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं पोलराइज एबिलिटी। जबकि पोलराइजिंग पावर क्या होती है, किसी दूसरे आयन को, किसी दूसरे मॉलिक्यूल को या किसी दूसरे एटम को पोलराइज करवाने की जो ताकत है उसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर। तो वर्ड देखने में बड़े सिमिलर नजर आते हैं लेकिन दोनों वर्ड्स के अंदर जो है वो बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है। तो पोलराइज एबिलिटी है अपने आप को पोलराइज करना, जबकि पोलराइजिंग पावर क्या है, किसी दूसरे को पोलराइज करना। ठीक है, बहरहाल उस चीज की तरफ मैं डिटेल में नहीं जा रहा। पोलराइज एबिलिटी का हमारा यहाँ पर जो है वो ताल्लुक है। इट इज द मेजर ऑफ, आप इसको सेकेंडली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ हाउ इजीली एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज डिस्टॉर्टेड। पोलराइज एबिलिटी इस चीज की मेजरमेंट का नाम है कि आप किसी भी एटम, किसी भी आयन या किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को कितना इजीली डिस्टर्ब कर सकते। जितना इजीली वो डिस्टर्ब हो सकता है ना उतनी ज्यादा उसकी पोलराइज एबिलिटी है। अगर किसी मॉलिक्यूल का, किसी एटम का या किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इजीली डिस्टर्ब हो सकता है तो हम कहेंगे इसकी पोलराइज एबिलिटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इजीली डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो दैट्स वाई उसकी पोलराइज एबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब जरा गौर करें, अगर किसी की पोलराइज एबिलिटी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना आसान होगा, यानी कि उसका इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनाना भी आसान होगा और उसके अंदर इंड्यूस डाइपोल बनाना भी आसान होगा, क्योंकि उसमें डिस्टॉर्शन ही तो है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को एक साइड पर ही तो भेजना है। तो दैट्स हम कहते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिसका डिस्टॉर्ट करना इजी है उसकी पोलराइज एबिलिटी ज्यादा है, और जिसकी पोलराइज एबिलिटी ज्यादा है उसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, वो इजीली बन जाएगी। तो दैट्स वाई वहां पर लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रांग होती है। तो दैट्स वाई इन टर्म ऑफ अ रिलेशनशिप, आप इसको रिलेशनशिप की फॉर्म में याद कर सकते हैं कि पोलराइज एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम और अ मॉलिक्यूल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम के या साइज ऑफ मॉलिक्यूल के। जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, उतनी पोलराइज एबिलिटी ज्यादा होगी, और जितनी पोलराइज एबिलिटी ज्यादा होगी उतनी लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो स्ट्रांग बनेगी। तो ये एक सिंपल सा रिलेशन आप इसके दरमियान जो है वो बना सकते हैं। देन इसके बाद आ जाते हैं सेकंड फैक्टर की तरफ। सेकंड फैक्टर इज द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जिक्र अभी भी हो चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना जितना इजी है इस चीज का नाम पोलराइजेबिलिटी है, और जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है उसकी लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या बनेगी, स्ट्रांग बनेगी। अब मैं इसकी एग्जांपल देने जा रहा हूं। देखिए एग्जांपल क्या है हमारे पास, द नोबल गैसेज, ग्रुप 8th A एलिमेंट विच आर नोन एज नोबल गैसेज। नोबल गैसेस के केस में अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करें ना तो उनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं।
अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जाहिर सी बात है डिपेंड करता है इंटरमालिक्यूलर फोर्स पे। पीछे हम पढ़ के आए हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती हैं इंटरमालिक्यूलर फोर्स पे। तो अगर वो इंटरमालिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड कर रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाउनवर्ड जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, उसकी रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। तो रीजन उसकी ये है कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर जाता है इन द नोबल गैसेस, क्योंकि डाउनवर्ड जाते हुए नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली लंडन स्पर्शन फोर्स क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। और इस फोर्स के स्ट्रांग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो दैट्स हम कहते हैं कि ग्रुप 8 ए या नोबल गैसेस के केस में डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ता है क्योंकि उनके साइज बढ़ते हैं, और साइज बढ़ने से पोलराइज एबिलिटी बढ़ती है, और पोलराइज एबिलिटी बढ़ने से लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो दैट्स हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट उनके डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल अगर आप देखें तो ग्रुप 7th ए जिसको हम हैलोजेंस का नाम देते हैं, तो हैलोजन के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप। पहले जरा ऊपर वाली पिक्चर देख लें तो पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि हीलियम का साइज काफी स्मॉल है, फिर नियॉन का साइज ग्रेटर हुआ, आर्गॉन का उससे ग्रेटर है, क्रिप्टॉन का उससे ग्रेटर, जीनॉन का उससे ग्रेटर, और रेडॉन का सबसे ग्रेटर है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना आसान होगा, और जितना डिस्टॉर्ट करना आसान है उतनी ज्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो उसमें आ जाएगी। इसको मैं सिंपल एग्जांपल के साथ ऐसे आपको समझा सकता हूं कि देखें आपके पास ना दो बैलून्स हैं, एक बैलून है वो जरा छोटे साइज का है और एक बैलून है वो जरा बड़े साइज का है। आप ना दोनों के अंदर पानी फिल कर दें। अब पानी फिल करने के बाद ना आपने दोनों को जमीन के ऊपर रखना है। जब आप जमीन के ऊपर रखेंगे ना तो आप ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि डिस्टॉर्शन किस में ज्यादा हुई है। तो जिसका साइज बड़ा होगा ना बैलून का उसमें डिस्टॉर्शन इजी होगी, वो ज्यादा ऐसे फैल जाएगा। लेकिन जिस बैलून का साइज छोटा होगा पानी उसमें है लेकिन उसके अंदर डिस्टॉर्शन उतनी नहीं होगी। सेम सिचुएशन आती है जब हम बात करते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी एटम के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उसको डिस्टॉर्ट करना आसान होगा, लेकिन जितना वो न्यूक्लियस के करीब होगा साइज छोटा होगा उसको डिस्टॉर्ट करना मुश्किल होगा। तो दैट्स वाई ये चीज हमें यहाँ पर ऑब्जर्व होती है। देन ग्रुप 7A की बात करें हैलोजेंस की, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप, और साथ ही साथ उनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अब इसकी रीजन क्या है, सेम रीजन सेम लॉजिक, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता है, पोलराइज एबिलिटी बढ़ती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रांग हो जाती है। इस वजह से उनकी फिजिकल स्टेट्स भी चेंज होती हैं और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होते हैं। आप गौर करें तो आपको नजर आएगा कि फ्लोरीन जो है दैट इज अ गैस, ये गैस है, येलो कलर की गैस होती है, तो ये उनके कलर साथ में दिखाए गए हैं। क्लोरीन तो रिलेटिव साइज बढ़ गया है, इस वजह से हम कहते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हुआ, और ये भी अभी तक गैस है। लेकिन ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन इज अ ब्राउन कलर लिक्विड, ये लिक्विड होता है। और लिक्विड क्यों है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने से लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस फोर्स के बढ़ने की वजह से हम कहते हैं कि ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन इज अ सॉलिड, ग्रेइश ब्लैक सॉलिड होता है, और इसके सॉलिड होने की भी यही रीजन है कि डाउन द ग्रुप इसका साइज इतना बढ़ जाता है, इतना इंक्रीज हो जाता है कि जब ये एक दफा इस फोर्स को क्रिएट करता है तो मॉलिक्यूल के अंदर ये फोर्स परमानेंटली एग्जिस्ट कर जाती है, वहां पर फिर ये टूटती नहीं है फोर्स, और अगर टूटेगी नहीं तो जाहिर सी बात है उसको सॉलिड की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करवा देगी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है इसका जो इसको इफेक्ट करता है दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा दिए जाए ना तो उसके साथ भी ये फोर्स बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है, तो देखें रिलेशन है सिंपल, नंबर ऑफ एटम बढ़ने से साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने से पोलराइज एबिलिटी बढ़ेगी, और पोलराइज एबिलिटी बढ़ने से लंडन डिस्पर्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से भी जो है वो जिनके अंदर एटम ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ये फोर्स ज़्यादा होती है। लाइक मैंने एक एग्जाम्पल दी, a molecule with larger chain length experiences stronger attractive force। अगर आप हाइड्रोकार्बन्स की बात करें जिसमें अल्केन्स हैं, तो अल्केन्स के केस में जिनकी चेन बड़ी होती जाती है, लेंथ बड़ी होती जाती है,
वहाँ पर जो है वो ज़्यादा मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेंथ होती जाती है, तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा होती है? द रीज़न इज़ दैट द लॉन्गर मॉलिक्यूल्स हैव मोर प्लेसेस along its length where they can be attracted to other molecule। ये इनके दरमियान ना जो लॉन्गर चेन्स होती हैं, लॉन्गर लंबे मॉलिक्यूल होते हैं, वहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा स्पेसिस होती हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें, और जितनी प्लेसेस ज़्यादा होंगी वहाँ पर लंडन डिस्पर्शन फोर्स ओवरऑल जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल में मैंने दिखाया हुआ है कि देखिए यहाँ पर जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं उतनी ज़्यादा प्लेसेस हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन की, उतने ज़्यादा उसमें जो है वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते जाएंगे, और जितने ज़्यादा ये क्रिएट होते जाएंगे उतनी इस फोर्स की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। यही रीज़न है कि अगर आप अपनी बुक के ऊपर वो टेबल देखें तो टेबल के अंदर आपको नजर आएगा कि उसमें जो पहले अर्ली वाले 4 मेंबर्स हैं, जिसमें मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है, वो गैसेज हैं, लेकिन उससे हायर मेंबर लिक्विड्स हैं, ठीक है, और उससे हायर भी जो है वो क्या है, सॉलिड्स हैं। तो उसकी रीज़न यही होती है कि जब आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते हैं तो प्लेसेस बढ़ जाती हैं जहां पर ये फोर्स क्रिएट होनी है, तो उन प्लेसेस के बढ़ने की वजह से जो है वो ओवरऑल फोर्स बढ़ती है, और इस वजह से उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं और साथ में उनकी फिजिकल स्टेट्स भी चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, वो भी ज़रा सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यू देखें, मोमेंट्री इंस्टेंटेनियस, एक मोमेंट के लिए जो इंस्टेंटेनियस है, एंड इंड्यूस्ड फोर्सेस प्रेजेंट इन नोबल गैसेज मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स आर, उन फोर्सेस का नाम क्या है? ऑप्शन ए है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ऑप्शन बी है डाइपोल डाइपोल फोर्स, ऑप्शन सी है लंडन डिस्पर्शन फोर्स, एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो ये लंडन डिस्पर्शन फोर्स। देन सेकंड एमसीक्यू, which of the following responsible for high melting and boiling points of non-polar covalent compounds? नॉन पोलर, तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर कौन सी फोर्स है जो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हाई कर देती है? तो दैट इज ओनली वन फोर्स, दैट इज आल्सो द लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो ये नॉन पोलर में फोर्स ही जब ये है तो जाहिर सी बात है इस फोर्स की स्ट्रेंथ जितनी बढ़ेगी तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में उतना इजाफा जो है वो। थर्ड एमसीक्यू है, लंडन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन, अब जरा ध्यान के साथ ऑप्शन पढ़ें। ऑप्शन ए है ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सिर्फ नॉन पोलर में होती हैं। ऑप्शन बी है प्रेजेंट इन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बट सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दोनों में होती हैं, पोलर में भी और नॉन पोलर में भी, लेकिन ज्यादा अहमियत की हामिल है कहाँ पर, नॉन पोलर में। या फिर ऑप्शन सी है ओनली पोलर मॉलिक्यूल, और ऑप्शन डी है प्रेजेंट इन बोथ पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल, वो कहते हैं पोलर और पोलर दोनों पोलर में भी होती हैं, एंड सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर। तो ये भी स्टेटमेंट कोई ठीक स्टेटमेंट नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है ठीक है, बी ऑप्शन, दैट इज प्रेजेंट इन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बट सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल।